क्या असदुद्दीन ओवैसी बिहार में तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की कोई बात नहीं हो पाई है? अख्तरुल इमान बिहार में क्या नया सहयोगी खोज रहे हैं? यह भी बात हो रही है कहीं वह सहयोगी मायावती की बीएसपी तो नहीं है, और अगर बीएसपी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो तेजस्वी यादव को कितना बड़ा झटका लगेगा, इस पर हम आज बात करेंगे। बिहार चुनाव से पहले तमाम पार्टियां कास्ट से लेकर गठबंधन पॉलिटिक्स तक के गठजोड़ में एक्टिव हो गई हैं। सीट शेयरिंग पर बातें चल रही है। इसी बीच यह भी बात चल रही है कि 2020 विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ जा सकती है। एआईएमआईएम की ओर से यह भी बयान आई है कि वह बीजेपी और उसके गठबंधन को फिर से सत्ता से बाहर रोकने के लिए महागठबंधन के साथ जाने को तैयार है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे बढ़कर इस बात की पहल की है। इसके बाद आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव का बयान आया है। उनकी इस विषय पर किसी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच रविवार को ओवैसी ने खुद मीडिया से बताया कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है, इस पर अभी कोई जवाब नहीं मिला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने पहले 2020 में भी कोशिश की थी, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और फिर हमने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। ओवैसी के एक दिन बाद सोमवार को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का भी बयान सामने आया। उन्होंने राजद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे 4 विधायक तोड़ लिए, फिर भी हमने सदन में कई बार इनका समर्थन किया। हम एनडीए को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, इसलिए खुद आगे बढ़कर गठबंधन का प्रस्ताव दिया है, लेकिन हमें कमजोर ना समझा जाए। इसके बाद अख्तरुल इमान ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट के साथ भी जा सकते हैं, इसके लिए विकल्पों की तलाश हो रही है। लोग संपर्क में हैं, हमने अपना प्रपोजल दिया था। एक तरफा तौर पर इन लोगों ने उसका कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया है। हम लोगों ने 8 और 9 तारीख को भी प्रपोजल दिया था। उन लोगों ने कहा है कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। यह मेरा उधार है, यह मेरी तरबियत है। हमने उदारता का प्रदर्शन किया है कि बिहार के जनहित में, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार में नई पीढ़ी के लिए, बिहार में सामाजिक सुधार को बनाए रखने के लिए, बिहार को फिरकापरस्त कुव्वतों से बचाने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों से बिहार को बचाने के लिए सेकुलर और लाइव माइंडेड लोगों को एक होना चाहिए। उसके लिए अगर एक होते हैं तो उसके लिए हमने पेशकश की थी। एमआईएम की तरफ से पेशकश की गई थी, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है। वह लोग चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अगर वह यह समझते हैं कि मैं झुक गया, शायद डर गया और खौफ से, तो ऐसी बात दिल से निकाल दे। ये मेरा संस्कार है कि मैं झुक सकता हूँ, कि मैं झुक कर बात कर सकता हूँ, लेकिन उसे डर या खौफ ना समझा जाए। अगर हमने प्रपोजल दिया है तो एआईएमआईएम की कमजोरी ना समझी जाए, बल्कि एआईएमआईएम ने इंटरेस्ट लार्जर के तौर पर राज्य में इन्वेस्टर के लिए हमने प्रपोजल दिया था। अगर वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो अकेले लड़ने से भी हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम अकेले क्यों लड़ेंगे? हम थोड़ा ऑप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक्सरसाइज चल रहा है, दोस्तों की तलाश जारी है, बातचीत जारी है। अख्तरुल इमान के थर्ड फ्रंट वाले बयान के बाद कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर 2020 की तरह कुछ छोटे दलों को साथ लेकर नया अलायंस बना सकते हैं। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने पुष्पेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और संजय चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था। सोचिए, इतनी पार्टियों को ओवैसी ने बिहार में इकट्ठा कर दिया था। इन सब का श्रेय वो अख्तरुल इमान को ही देते हैं। अब एक बार फिर अख्तरुल इमान के इशारे से कहीं ना कहीं यही लग रहा है वह प्रदेश में छोटे दलों से बात कर रहे हैं। अब यह सवाल है कि अगर एआईएमआईएम थर्ड फ्रंट बनाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? तो जवाब साफ है, आरजेडी और कांग्रेस को। बिहार में राजद के पास पॉलिटिक्स का वोट बेस ही एमवाई समीकरण है। ऐसे में मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी सीधे आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन बीएसपी के साथ आने से आरजेडी मुस्लिम बहुल सीटों पर ही नहीं, उन सीटों पर भी खतरे में आ जाएगी जहां दलित और मुस्लिम वोट मिलकर निर्णायक है। 2020 के चुनाव में बसपा ने एकमात्र सीट चैनपुर जीती थी। मोहम्मद जमा खान यहाँ से जीते थे। एआईएमआईएम के 5 वोट जोड़ ले तो यह 6 सीटें आरजेडी के हाथ से सीधे सीधे निकल गई थी।
यह बात अलग है कि चुनाव के बाद अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन इससे मजेदार रिजल्ट आया था बिहार चुनाव के रामगढ़ सीट पर। अभी के राजद सांसद सुधाकर सिंह ने सीट से जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था, बसपा उम्मीदवार अबिका सिंह से मात्र 189 वोटों से ही उनकी जीत हुई थी, मतलब हारते हारते बचे। इस बार पुष्पेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं, राजभर भी एनडीए का ही हिस्सा हैं। बीएसपी और एआईएमआईएम ही जो अभी अलग अलग बिहार की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यदि यह गठबंधन एक बार फिर होता है तो कांग्रेस की नई दलित पॉलिटिक्स के साथ ही आरजेडी और कांग्रेस की मुस्लिम वोट को भी झटका लगेगा। बीएसपी की ओर से मायावती के भतीजे आकाश आनंद को भी बिहार चुनाव के प्रचार में उतारा जा सकता है। दूसरी ओर ओवैसी इस बार मुस्लिम पॉलिटिक्स से आगे निकलकर हिंदू प्रत्याशी पर भेदभाव लगाने की तैयारी में हैं। ढाका सीट से एक प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह के नाम का भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में एआईएमआईएम और आरजेडी एक साथ नहीं आए तो दर्जन भर सीटों पर तेजस्वी यादव को झटका मिल सकता है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि जिस तरह पिछले चुनाव में कुछ सीटों की वजह से आरजेडी सरकार बनाने से रह गई थी, ऐसे में इस बार बिहार के मुसलमान फिर से रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वहीं अब आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब का बेस हैदराबाद में है। वैसे जब भी कहीं और चुनाव लड़ते हैं तो उसका फल क्या निकलता है वो ओवैसी साहब भी जानते हैं। कभी कभी चुनाव लड़ना भी मदद करना होता है। अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो चुनाव न लड़े। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल रियल सलमान त्यागी को सब्सक्राइब कीजिए।